वन संरक्षण एवं जलवायु समर्थ आजीविका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सीएम मोहन यादव लाइव देखें। प्रज्वलित कर और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि कर इस 2 दिवसीय समागम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये विचार समागम इन अर्थों में बेहद समीचीन लगता है कि हम अपनी पूरी वसुंधरा के भूखंड पर वन क्षेत्रों के रूप में एक ऐसी धरोहर को पाने का सौभाग्य इस मनुष्यता को प्राप्त हुआ है जिससे हमारा संपूर्ण जीवन संचालित है। हमारे पर्व, उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और मनुष्यता के तमाम पाठ जो सामूहिकता से होकर हमें उत्कर्ष के मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। मंगल दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ इस 2 दिवसीय कार्यशाला का हमारी सनातन आकांक्षा सबके सुख और कल्याण की कामना करती है, जिसमें ऋषि परंपरा का उद्घोष हमें फिर याद आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और शुभम कुरुत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अंधेरे से उजाले की ओर जाने की सतत आकांक्षा हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है और इसी उजाले में, ज्ञान के उजाले में, सभ्यता और संस्कृति के उजाले में हम जीवन के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहे हैं। अभी उठे हैं, तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से। ये गतिशीलता, ये गौरव, ये गरिमा हमें भारतीयता की परिभाषा को पुनः पुनः पढ़ने का अवकाश देती है। और इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती हमारी धरोहर हम कहते हैं, हमारी विरासत है। और जब इनके वीरता और पराक्रम की कहानियां हमसे गुजरती हैं तो स्वतः ही इनके प्रति कृतज्ञता के फूल अर्पित करने का मन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अन्य सभी हमारे अभ्यागतों ने सामूहिक रूप से मंगल दीपदान और पुष्पार्पण किया और अब हम मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। हम आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग से निवेदन करते हुए आए और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। ये हरी तीमा जो पौधे के रूप में हमें दिखाई देती है, हमें वन संपदा की याद दिलाती है, एक ऐसी धरोहर की याद दिलाती है जिसके साथ हमारे जीवन भी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक बनता रहा है। स्वागत अभिनंदन आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का। आदरणीय श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्री श्रीमन शुक्ला, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय दुर्गादास उइके जी, राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती वंदना वैद्य, संचालक जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, निवेदन है मंच पर पधारें। और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्री सुखदेव उइके जी से निवेदन है, पेशा एक्ट जिला समन्वयक बैतूल से पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का वनवासी समाज की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र बरावी जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य अनुसंधान जनजातीय आयोग, उनसे निवेदन है वे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करें। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय बरावी जी, स्वागत। सुश्री दंपति ठाकुर, पेशा एक जिला समन्वय कुमरिया से पधारी हैं, वे आए। और माननीय दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी के अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री प्रवीण चौहान, पेशा एक जिला समन्वय कलिराजपुर आदिवासी बहुल अंचल से हमारे बीच पधारे। आदरणीय निर्मला जी का मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला और बाल विकास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय श्री के पबिया, संयुक्त आयुक्त विकास जनजातीय क्षेत्रीय विकास निवेदन है आदरणीय
माननीय श्री गिरीश कुबेर जी का स्वागत करें। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत। आदरणीय श्री के पबिया से निवेदन है, वे आदरणीय प्रोफेसर श्री राहुल मुंगीकर जी की भी एक वरद उपस्थिति हमारे साथ बन रही है, उनका स्वागत करें। और आदरणीय सुश्री नेहा गुप्ता को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी खरगोन बड़वानी इलाके से हमारे बीच पधारे हैं, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग श्री गुलशन बामरा से निवेदन है, वे आए और आप सबका स्वागत करें और कार्यशाला का परिचय भी दें। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित वन पुनर्स्थापन एवं जलवायु अनुकूल आजीविका संबंधी इस राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मनमोहन यादव जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गिरीश कुबेर जी वनवासी कल्याण आश्रम से, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग श्री अशोक बनवाल जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व केंद्रीय सचिव जनजाति कार्य विभाग तथा अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ श्री दीपक खांडेकर जी, इस सभागार में उपस्थित देश भर से की विभिन्न संस्थाओं से पधारे, हमारे अनुरोध पर पधारे और इस विषय से संबंधित जुड़े विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर्स, हमारे खुद प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे समुदाय आधारित संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राउंड वर्कर्स एवं मेरे साथी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी बंधुओं, आप सबका इस कार्यशाला में जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं आत्मीय स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा अनुसार इस कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों और विशेषकर महिला, युवा, गरीब और किसान, इन सबके मान सम्मान हेतु, इनके विकास हेतु हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। प्रदेश की लगभग 22% जनसंख्या जनजातीय वर्ग की है और इनकी आजीविका आवास आधारित वन अधिकार के पट्टे, इनका स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा, इनका सांस्कृतिक संरक्षण। वन संरक्षण एवं जलवायु समर्थ आजीविका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव पे आधार पर उसकी अपनी भूमिका भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। उस सीमाओं में आजीविका से जोड़ करके फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा उलझन पड़ जाती है। फॉरेस्ट आजीविका से परस्पर हमारे अब पैसा एक्ट और बाकी चीजों को ला करके जरूर अब वापस रास्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा ये तो बड़ा मुश्किल मामला रहता था। मैं भी देखता हूँ गौर से कि हमारे अपने जिन जनजाति बेल्ट में जंगल है और जंगल के साथ जीने की वर्षों की परंपरा है, और उस परंपरा में हम अपने इस शासन के प्रबंधन करते करते हम उसके कष्ट बढ़ा रहे कि उसके कष्ट में मददगार हो रहे। तो ध्यान में आता कि हम तो कष्ट बढ़ा रहे हैं, और कष्ट बढ़ाने में रास्ते कैसे पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। अब हमने टाइगर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी बना दी, हमने अपने एरिया बना दिए, तो एरिया बनाते ही हमने सबसे पहले आबादियों को बाहर करो। अब आबादियों को बाहर करो, ये बेसिक मूल ही संकट का है कि यहाँ से आबादी जिनके साथ हजारों हजार साल से रहती आई है,
हमारे यहाँ तो फिर भारत का चुनाव चिन्ह, भारत का अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लो, तो उस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाई देगा अशोक के जमाने से। हमने तो वो सब चीज देखी है जिससे अपनी सहअस्तित्व की भावना का आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के भाव को देखो तो वो प्रगति भी देख रहे लेकिन प्रकृति भी देख रहे। तो प्रगति और प्रगति में अंतर कहाँ है? तो प्रगति भी चाहिए लेकिन प्रकृति के साथ जीने का भाव भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीजें उनके भी संकट है। अब संकट, वन में पेड़ लगना चाहिए लेकिन सागौन के ही लगना चाहिए, ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन के ही क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे, ये तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया? जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीजें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल। हमने वो अंग्रेजों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे। बड़ी मुश्किल है हमारी, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमको बाहर आना चाहिए। लेकिन अब उनके काम की चीज उनने छोड़ के चले गए। तो ये बात सही कि बहुत सारे बदलाव माननीय मोदी जी ने किए और हमारा सौभाग्य है कि वन मंत्री हमारे बीच ही पधारे। तो हमारे कष्ट में आपकी छतरी में ही हमको छाया मिलेगी, हमको आपसे ही इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये बात सही है कि जब हम अपने प्रकृति आधारित जीवन जीने की बात करेंगे तो बहुत सरलता से बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी, बहुत कठिनाई नहीं है। अभी हम जैसे आजीविका के लिए औद्योगिकरण की बात करेंगे, तमाम प्रकार के दूसरी चीजों की तरफ ले जाएंगे, लेकिन वन आधारित जीवन में तो कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है। हमारी मस्तमौला प्रकृति है, जिस प्रकृति में परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद के साथ। वो मैं परसों के इस इंडेक्स के समाचार देख रहा था कि दुनिया के धनी देशों में 200 से ज्यादा देशों में सर्वाधिक प्रसन्नता के साथ जीवन जीने वाले देश में भारत का नंबर 88 नंबर, मतलब 88% हमको लोगों ने उसमें अंक में 100 में से नंबर दिए है। और अब अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो सर्वाधिक धन संपन्न है, उनका सर्वाधिक दुखी देशों में 5 में से उनका नंबर आ रहा है। तो आखिर ये विरोधाभास की व्यवस्था में जीवन में हमारी मस्ती कहाँ से आती है, हमारे सुख कहाँ से मिलता है, जीवन पे प्रकृति के साथ जीने की प्रेरणा कहाँ से पाते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जिस प्रकार का वनांचल का क्षेत्र है, मैं अपने विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा। 2 साल के बिगड़े वनों का भी एक नया शब्द तो निकाला है, लेकिन बिगड़े वन कैसे बिगड़ते मैं पल्ली नहीं पड़ रही। पहले तो उजड़े वन तो समझ में आता, बिगड़े वन कहां से आए? लेकिन एक शब्द है ये जो हमारी शब्दों की बड़ी मर्यादा भी बड़ा संकट में डालता है। अब वो मन बिगड़ा के आदमी बिगड़ा, भगवान जाने कौन बिगड़ा। लेकिन हमारे लिए अब वनों का क्षेत्र वापस उस तरह से ला रहा है। लगभग 1100 गांव वापस उस तरह के बनाए, वन क्षेत्र बनाए। बधाई देना चाहूंगा वन विभाग के लोगों को भी, आप सबकी मदद के माध्यम से, कि हमारे यहाँ ये इस पर्यावरण के लिए और एक कितना प्रयोग अच्छे चल रहे हैं। आज की दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना साधन संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो, कुछ भी हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है, तो रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, उनके प्रबंधन सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई मामलों में जब बात निकलेगी तो वन्य प्राणी की जीव में जीव कौन को मानते यही पल्ले नहीं पड़ता है। जो आकर्षक और सब प्रकार से दिखाई दे वही जीव है कि जो जीवन में पारा वो जीव है। तो वन अंचल में मैं देख रहा था कि अभी बड़े पैमाने पर 2-3 अब ये बात निकालते तो हमारे यहाँ विषय निकल जाता कि भाई तो आपको ये क्या जरूरत है। रेप्टाइल में सर्प की गिनती नहीं करा रहे हैं,
ये फॉरेस्ट का कौन सा हिसाब मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। भाई सांप काय में आएगा, शहर में आएगा कि जंगल में आएगा, किधर गिनाएगा, ये समझना मुश्किल पड़ेगा। प्राणी तो है ना वो, और उसमें ऐसे करते करते जब नहीं गिनती कर रहे हैं तो वो सांप से वनराज मतलब सर्पराज हमारा गायब भी हो गया, किंग कोबरा। अभी मैं जब बात करता हूँ तो मेरे को पता नहीं कि धीरे से लोग चुटकी लेते कि आपको किंग कोबरा में क्यों आनंद आता है। मेरे को आनंद नहीं आता, मेरे को तो कष्ट दिखता है। जैसे जंगल के अंदर टाइगर की कमी के कारण से इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम बिगड़ता था, आज टाइगर के कारण से इकोसिस्टम बन रहा है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा, अब तो चीता भी आ रहा, चीता जीता हमारे यहाँ है। ये जो चीता भी पाया और चीते के आधार पर हमारा भारत जीता है वापस। कितने साल पुरानी वापस परंपरा को पुनर्स्थापित किया माननीय भूपेंद्र जी ने। इसकी शुरुआत की माननीय वन मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दिलाए, जिनके कारण ये वापस ऐतिहासिक घड़ी आई है कि हम अपने उस बिछड़े हुए अपने जंगल के प्राणी को वापस लेकर आए। और मैं देख रहा था कि मालवा में छोड़ने की बात आ गई, गांधी सागर के लिए भी तैयारी होगी। तो गांधी सागर में तो आज की स्थिति में देखा जाए तो गिनती में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने सेंचुरी बनाई है। पहुंच गया टाइगर देवास में, लेकिन कागज पे अभी अपन टाइगर नहीं दिखाते उसको। क्या मालूम ऐसे कागज पे कैसे दिखाएंगे उसको, कुछ सेंचुरी बनाएंगे तो दिखाएंगे। सेंचुरी के नियम इतने क्या, वो टाइगर अभयारण्य के नियम थोड़े खराब है, तो फिर वहां फिर जंगल में से लोगों को हटाना पड़ेगा तो विरोध आ जाएगा, राजनीति चालू हो जाएगी, हमको मुश्किल हो जाएगा चुनाव में जाना। तो इसलिए समझना पड़ेगा। हम कहते टाइगर नहीं है, टाइगर नहीं हो तो भी आंख भी चलो नहीं दिखाना, हमारा जीवन चलता रहेगा। ये कागज के संकट बहुत बड़े जो है उसको कैसे दिखाएं और कैसे बताएं, क्योंकि ये देवास से लेके आगे तक है तो सही। और लेकिन अब इसी के पार्ट पे दूसरी बात भी जोड़ रहे हैं कि जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है वो कई मामलों में, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ इस सर्पों की गिनती भी आप चालू कराएं। अभी तक ये फॉरेस्ट एक्ट में ही नहीं है ना साहब वर्णवाल जी, वाइल्ड लाइफ एक्ट में नहीं है सांप की गिनती है, पर वो गिनती कोई करता ही नहीं है। मैं तो 2-4 बार बोल चुका हूं तो ये बताते कि इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो मैंने कहा जानवर नहीं है कि हिसाब किताब नहीं, आखिर है सही क्या है। मतलब अगर इसका नुकसान आपने देखना कि वनांचल क्षेत्र में खास करके बड़े पैमाने पे सर्पदंश की घटना हो रही, तो सर्पदंश की घटना को ये उनसे बचा, मतलब आप अपने ये जो महाकौशल के कई जिलों के अंदर बड़े पैमाने पर और कोई कारण से नहीं मर रहा मनुष्य, केवल सर्पदंश से मर रहा है बड़ी पैमाने पर। बंदर तो क्या मालूम नहीं मरा कि नहीं मरा, लेकिन आदमी जरूर मर रहे हैं। तो उसकी संकट क्या हो रहा है कि जो बड़े पैमाने पे हमको एक तो व्यक्ति भी गया और आर्थिक दृष्टि से भी उनकी मदद करना है, तो 4 लाख की राशि भी देना पड़ती है। राशि का सवाल नहीं, सवाल बड़े पैमाने पे लोगों की मरने का है, उनकी सुविधा देने का। ऐसे में बड़े पैमाने पर जो अंदर रहते लोग वो और घबरा के शहरीकरण की तरफ आ रहे हैं। तो जब हमने कहा कि भाई अपने इतनी प्राकृतिक वातावरण में अच्छे से क्यों नहीं रह रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि धीरे धीरे कोई कारण से जहरीले सांपों की संख्या बढ़ी है। तो जहरीले सांपों को सांप ही कंट्रोल करता है, इसलिए किंग कोबरा के बारे में माना जाता है। अब किंग कोबरा में भी जो ज़्यादा बड़े विद्वान इकट्ठे कर लो, ये भी संकट देते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते जहाँ पहुँचना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत पानी गिरता वहीं मिलता है ही नहीं, बाकी किंग कोबरा चलेगा ही नहीं। अरे नहीं कैसे चलेगा भैया, अभी 150 साल पहले तो था, कहाँ गया। अभी छत्तीसगढ़ में भी कौन बहुत पानी गिरता है, ऐसे कई बेल्ट है। तो थोड़ा जो एक बार आप उस व्यवस्था को बनाओगे तो परमात्मा भी रास्ता निकाल ही देता है। ऐसी कई सारी चीजें, ये एक नहीं है, मैं बात तो करने के लिए दूसरी बहुत सारी आया था, लेकिन मुझे लगता सारी बातें हो गई, तो अब ज्यादा बात करने से फायदा भी नहीं, हमारे समय पे समापन करना है। लेकिन आज की स्थिति में 2 चीजें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। जब हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जल जंगल जमीन पे पर्याप्त रूप से हमारे अपने अब जो भाव बना, उस भाव में हमारी पेशा एक्ट के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी हमने काम किया, जलगंगा संरक्षण अभियान भी चला रहा है। ये जो हमारे फॉरेस्ट की दृष्टि से मध्य प्रदेश खासकर इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ न कोई
बहुत बड़ा हिम ग्लेशियर है, ना कोई दूसरी ऐसे कोई, लेकिन प्राकृतिक रूप से वन संपदा के बलबूते पर ही हमारी बड़ी बड़ी नदियों में जल की राशि पूरे देश के कई राज्यों तक अपनी जल से जीवन पहुंचाती। लेकिन उन जल से जीवन पहुंचाने वाली नदियों को लेकर के भारत सरकार के माध्यम से इस पे इस तरह से कोई इस एंगल से नहीं देखते कि गुजरात की प्रगति अगर हो रही है या बिहार में सोन नदी के माध्यम से जल पहुंच रहा है या हमारी केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, तो ये जलराशि बड़े पैमाने पे जा रही है। तो जाने के लिए मध्य प्रदेश को वो उसका हिस्सा भी मिले, ताकि जंगल केवल मध्य प्रदेश के नहीं, ये जंगल इन सारी नदियों को बचाने के लिए। तो इसलिए उस बड़ी भूमिका के आधार पर कोई एक इसका हिसाब बने कि हम इसमें क्या और कर सकते हैं ताकि इनकी नदियों की जलराशि का अविरल निर्वल प्रभाव बना रहे। हमने अपने लिए नर्मदा जी को तो नर्मदा समग्र के माध्यम से लिया है, हम चाहेंगे कि बाकी नदियों को भी लें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन करें जिनने केन बेतवा और 2 बड़ी नदी जो परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिनके माध्यम से हमको बड़ी धनराशि मिली, जो हमारे जल के माध्यम से कई सारे लोगों को जल का एक तरह से पीने के लिए, गाँव के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए जल राशि देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जल जीवों के ऊपर भी काम करने की जरूरत। जल जीव में भी फॉरेस्ट का रोल कम है। जैसे घड़ियाल छोड़ रहे, तो मैं गया हूं छोड़ने खुद घड़ियाल, वो चंबल में घड़ियाल छोड़ रहे, वो पता नहीं छोड़े हुए घड़ियाल जाते कहाँ हैं, हर साल छोड़ रहे हैं। अच्छी बात है छोड़े, पर फिर मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जलाशय बन गए, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इन बड़ी नदियों में भी मगर और घड़ियाल क्यों नहीं छोड़ रहे? इनको भी छोड़ने के लिए, जैसे हमारे ऐसे आपके माध्यम से बाकी जगह भी, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। इससे कई सारे, जब हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास में इस व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश की पहचान अपने सारे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, तो वन्य प्राणी कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा दायरा है, कुछ बचते ही नहीं। अभी परसों ही गिद्ध उड़ा है, अच्छे से उड़े, बहुत अच्छे दौड़ते दौड़ते गए, बहुत कोई गिरते पड़ते गए। लेकिन ये जो आपने आज के इस भाव में कि जब हमारे एक अभी कौन सा व्हाइट गिद्ध मिला, कहाँ से आया था वो, अफगानिस्तान है, कहाँ का था वो? एक भोपाल मिला था ना, फोटो खींचा था किसी ने, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे कई ऐसे, तो ये अपनी एक तरह से वो पुरानी उस भौगोलिक रचना को भी पुष्ट करते, ऐसे वन्य प्राणी मिलते तो आगे आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल के भी कोई सेमिनार करना हो जिसमें इस प्रकार से हमारे जहाँ प्राणी आते जाते हैं उन देशों से मिलकर के, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भोपाल में बर्ड्स आती है, कहीं और जगह आती है, बहुत आती है, लेकिन ऐसा कोई इन देशों से कोई संपर्क नहीं बन पाता। बहुत अच्छा। तो ये ऐसे कई सारे विषय पे, लेकिन फिर दोबारा आता हूँ कि आजीविका से लेकर के जीवन हमारा सुलभ बने, सरल बने, सहज बने और वनों का भी इस प्रकार का आनंद बने। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के मंत्री होने के नाते से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी से जुड़े हुए सारे मसलों को लेकर के ये कार्यशाला अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ वन पर्यावरण की पुनर्रचना की दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी। इस भावना के साथ मेरी शुभकामना, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब ये कार्यशाला का प्रथम सत्र यानी उद्घाटन सत्र विश्राम लेने जा रहा है। हम औपचारिक आभार ज्ञापन के लिए श्रीमती वंदना वैद्य को आमंत्रित करना चाहेंगे, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं। माननीय महानुभाव, जनजातीय समुदाय वन पर्यावरण आजीविका विषयों को समाहित करने वाली इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सभी उपस्थित गुरुजनों का अभिनंदन एवं विनम्र आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा उपस्थिति हमारा उत्साह बढ़ा रही है, उनके प्रति सादर आभार। भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा सिंह उइके की उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है, उनके प्रति आभार। सदैव रचनात्मक सोच रखने वाले हमारे माननीय
डॉक्टर कुंवर विजय शाह मंत्री जनजातीय कार्य विभाग का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सुश्री निर्मला भूरिया माननीय मंत्री महिला बाल विकास जी का आभार है। श्री गजेंद्र पटेल सांसद जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रुचि रखने वाले प्रत्येक जनजातीय समाज तक पहुँचने वाले माननीय श्री गुरेश कुबेर जी को सादर प्रणाम। और वरिष्ठ बायोडायवर्सिटी वैज्ञानिक श्री राहुल हुंगीकर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मिश्र प्रतिभा की गण जिनकी गरिमा में उपस्थिति से आज हमारी समस्याओं का सहज समाधान निकल पाएगा, उनके प्रति मेरा आभार। और हमारे मार्गदर्शक प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग और हमारे कार्यशाला में उपस्थित होने वाले और इसको मूर्त रूप देने वाले सभी शासकीय कर्मचारी